हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है, हमें बनानी क्यों पड़ती है। तो बीआरएस के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जो भी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, अगर मैं उनको कैटेगराइज करना चाहूँ तो दो तरीके से कैटेगराइज की जा सकती है। एक होती है हमारी बिजनेस की कैश ट्रांजैक्शंस, एक होती है नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। अब जो कैश ट्रांजैक्शन होती है, इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट है वो उसी टाइम हो चुकी है। वो सेटलमेंट या तो होती है कैश के थ्रू और या हो सकती है बैंक के थ्रू। तो इस वीडियो में या जो ये बीआरएस का चैप्टर है, इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो जब भी इस वीडियो में हम कैश बुक की बात करेंगे तो हम बात कर रहे होंगे डबल कॉलम कैश बुक की। वो डबल कॉलम कैश बुक में भी सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम के बारे में। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी हमारा बैंक है वो हमारे लिए होता है असेट्स। जब भी मैं बैंक में पैसे डिपॉजिट कराता हूँ तो हम उसे अपनी बुक्स में क्या करते हैं, डेबिट। और जब भी हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तब उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये तो बातें थी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि हमारा जो बैंक अकाउंट है या हमारा जो अकाउंट है वो किसी बैंक के पास होगा। अब वो बैंक भी हम उनके कस्टमर है, तो सारी कस्टमर की ट्रांजैक्शन बैंक वाले भी रिकॉर्ड करते हैं। और जो हमें उसकी कॉपी देते हैं उसे या तो कहा जाता है पासबुक या उसे बोला जाता है बैंक स्टेटमेंट। दोनों में डिफरेंस बस इतना है, पासबुक होती है सेविंग अकाउंट के लिए और बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली यूज किया जाता है करंट अकाउंट के लिए। तो ये बातें तो हमने की थी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन सारी की सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन बैंक वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिकॉर्ड करेंगे। अब हमारे लिए तो बैंक होता है असेट्स, लेकिन बैंक वालों के लिए मैं क्या हूँ, कस्टमर। तो वो हमें लायबिलिटी के नज़रिए से देखते हैं। मतलब जब मैं पैसा डिपॉजिट कराऊंगा तो वो बोलते हैं क्रेडिट, और जब मैं पैसा निकालता हूँ बैंक से तो वो बोलते हैं उसे डेबिट। अब देखो, बेशक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन देखी जाए या देखी जाए बैंक वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रांजैक्शन तो सेम ही रिकॉर्ड कर रहे हैं दोनों। तो बैंक का बैलेंस कैश बुक के हिसाब से और बैंक का बैलेंस पासबुक के हिसाब से आना तो सेम ही चाहिए। अब होता कुछ ऐसा है कि ये जो ट्रांजैक्शंस है, कुछ इनमें कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक पर्टिकुलर डेट पे कैश बुक के हिसाब से और पासबुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस शो हो रहा है वो मैच नहीं कर पाता। तो इसलिए बनाई जाती है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो मेरे हिसाब से बीआरएस बनाने का जो रीजन है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, आपने कभी बैंक में कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कभी कराया हो तो उसके बाद जो मैसेज आता है अपने फ़ोन में वो कभी चेक किया है आपने? अगर आप देखोगे उन्हें तो बैंक वाले जो मैसेज भेजते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भेजते हैं। मतलब जब आप कैश डिपॉजिट कराओगे, आपके लिए तो असेट्स होती है, मतलब आप उसे डेबिट कहोगे। लेकिन जो बैंक वाले भेजते हैं मैसेज वो कहते हैं क्रेडिट। और जब आप पैसा विड्रॉ कराते हो, मतलब आपके हिसाब से क्या हो रहा है, क्रेडिट, वो सॉरी हाँ क्रेडिट हो रहा है। लेकिन बैंक वाले क्या बोलते हैं उसे, कि आपका अकाउंट हमने क्या कर दिया, डेबिट। क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भेजते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से बेसिक बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो अगर शॉर्ट में समझे तो जो बैंक को मतलब कैश बुक की बात करेंगे हम यहाँ पे, और उसमें भी किसकी, सिर्फ बैंक कॉलम की। ये चीज़ हमेशा याद रखना। हमारे लिए होती है असेट्स। जब भी पैसा डिपॉजिट होता है डेबिट साइड, विड्रॉ कराएंगे क्रेडिट साइड। लेकिन बैंक वालों का अपना नज़रिया होता है, डिपॉजिट कराओगे तो क्रेडिट साइड शो करेंगे और विड्रॉ करोगे तो वो बोलते हैं इसको डेबिट। तो ये बेसिक बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर अब बात आती है बीआरएस क्या होती है। Bank reconciliation statement is a statement prepared by account holder on a particular date to reconcile cash book with passbook showing entries causing differences। मतलब ये जो पीआरएस होती है ये बनाएगा कौन, जिसका भी अकाउंट है वो बनाएगा और एक पर्टिकुलर डेट पे बनाएगा। नॉर्मली हम इसको बनाते हैं 31 मार्च को हर साल के, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी बनाते हैं। तो वहाँ पे जो पासबुक के हिसाब से बैलेंस आ रहा है और जो हमारे अकॉर्डिंग बैलेंस आ रहा है वो मैच नहीं करता। तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक तरीके से दिखाना पड़ता है रिकनसाइल करके, कि हमारे और उनके जो डिफरेंसेस है बैलेंस के वो इन रीजंस की वजह से। तो बीआरएस करती क्या है, मेनली रिकनसाइल करती है।
कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को। और बीआरएस से हमें जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं वो भी चीज़ें पता चल जाती है। तो मेरे हिसाब से आपको बेसिक सी ज़रूरत बीआरएस की समझ में आ गई होगी। इसके कुछ और भी इम्पोर्टेंस हैं, तो चलो उन पे नज़र डालते हैं फिर। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीआरएस। तो सबसे पहली बात तो जो हमने अभी डेफिनेशन में ही देखी है कि जो भी कैश बुक और पासबुक में गलतियां होती है, एरर्स होते हैं, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स जिनकी वजह से हमारे बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे, उनका पता चल जाता है। और हमें बीआरएस से ये भी पता चलता है कि हमारे कौन कौन से चेक्स हैं जो अभी तक क्लियर हुए नहीं है, या जो मैंने चेक इशू कर रखे हैं, मतलब किसी को पे किया था, अभी तक मेरे बैंक से उनके पैसे कटे नहीं हैं। या फिर ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो भी मेरे चेक्स वगैरह हैं, अगर वो लेट क्लियर हो रहे हैं तो क्यों उनमें डिले हो रही है, ये चीज़ें भी पता चल जाती है। अब अगर मैं रेगुलरली अपने बैंक बैलेंस को चेक करता रहूँगा, तो उससे होता क्या है कि मेरे एम्प्लॉयज़ को पता रहेगा कि मैं अपनी पासबुक को या बैंक बैलेंसेस को टाइम टू टाइम चेक करता रहता हूँ, तो वो चोरी भी नहीं करना, मतलब चोरी करने की सोचेंगे भी नहीं। ये बस एक तरीके से बोल दिया जाता है इस तरीके से। उसके बाद है एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज, मतलब मैंने भी कैश बुक में ट्रांजैक्शंस डाली होगी और बैंक वालों ने भी डाली होगी, तो वहां से चेक भी कर सकते हैं हम कि हमने एग्जैक्ट या करेक्ट एंट्री डाली है या नहीं। और इससे हमें एक्चुअल बैलेंस भी पता चलता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हर बार मैं ही सही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं भी कुछ गलतियां कर देता हूँ, कई बार बैंक वाले भी कर देते हैं, लेकिन जब दोनों को मैच किया जाता है तो हम एक एग्जैक्ट बैलेंस वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं वो कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता। तो मेन जो हमारे रीजंस है उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली है टाइमिंग डिफरेंस, दूसरी हमारी होती है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली, और तीसरी हमारी होती है एरर्स। तो चलिए टाइमिंग डिफरेंस से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब होता है कि मैंने अपने किसी क्रेडिटर को चेक के थ्रू पेमेंट तो कर दी, और जिस दिन भी मैं चेक इशू करूंगा, कैश बुक में मैं उसी दिन एंट्री डाल दूंगा। मान लो मैंने 28 मार्च को पेमेंट की है किसी क्रेडिटर को, तो कैश बुक में जो एंट्री मैं रिकॉर्ड करूंगा वो तो 28 मार्च को करूंगा, लेकिन पासबुक वाले उस ट्रांजेक्शन को तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्रेडिटर अपने बैंक में वो चेक जाके डिपॉजिट करेगा। मान लो उसने चेक डिपॉजिट किया है जाके नेक्स्ट मंथ, मान लो 4 अप्रैल को मेरे बैंक से पैसे कटे हैं, तो अगर मैं 31 मार्च को बैलेंसेस चेक करूंगा, तो कैश बुक कम बैलेंस शो कर रही होगी, और जबकि पासबुक क्या कर रही होगी, ज़्यादा बैलेंस। तो यहाँ पे मैच तो हो नहीं रहा हमारा बैलेंस, तो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारा कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाता। सेम इसके अपोजिट, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। इसका मतलब होता है मैं बैंक में चेक तो डिपॉजिट करके आ गया, लेकिन अभी तक मेरे बैंक वालों को पेमेंट रिसीव हुई नहीं है। सेम उसी तरीके से आप ले सकते हो। मान लो मैंने 29 मार्च को बैंक में चेक डिपॉजिट कराया है, तो कैश बुक में तो उसी दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में कर लूंगा, लेकिन पासबुक वाले तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्लियरिंग प्रोसेस के थ्रू मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अच्छा, क्लियरिंग प्रोसेस क्या होती है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मान लो अगर मैं किसी को चेक इशू करता हूँ, तो अब ऐसा तो है नहीं कि चेक डिपॉजिट कराते ही पैसे आ जाएंगे। बहुत सी चीज़ें चेक करनी पड़ती है, जैसे उस कस्टमर का नाम मैंने ठीक डाला है, जितने पैसे के मैंने चेक उसको इशू किया है उतने मेरे बैंक में पैसे हैं भी या नहीं, जो मैंने उस पर चेक किए हैं वो डुप्लीकेट तो नहीं है। मतलब कोई अगर मान लो मेरे जाली दस्तखत करके चेक इशू कर ले और अपने अकाउंट में पैसे डालना चाहे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं क्लियरिंग प्रोसेस, तो उसमें टाइम लगता है। इसलिए जो कैश बुक में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और जो पासबुक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनमें टाइमिंग का डिफरेंस होता है थोड़ा सा। तो ये दो रीजन होते हैं हमारे टाइमिंग डिफरेंस में। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट क्रेडिटेड। अच्छा देखो, यहाँ पे क्रेडिटेड वर्ड यूज किया है, और ये जो वर्ड यूज किया है वो बैंक वालों ने अपने नजरिए से बोला है, तो यहाँ पे वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक वालों ने मुझे इंटरेस्ट पे किया है, तो वो तो बैंक वालों को ही पता होगा, उन्होंने मेरे अकाउंट में जब डिपॉजिट किया है,
तो मुझे तो उस दिन पता चलता है जिस दिन मैं बैंक वालों से एक समरी लेके आता हूँ, मतलब पासबुक में एंट्रीज करा के लेके आता हूँ। तो जब तक मैं पासबुक में ये एंट्री देखूंगा नहीं तो मुझे तो अमाउंट भी नहीं पता होगी कि वो इंटरेस्ट मुझे कितना अलाउ कर रहे हैं। तो एक ये रीजन भी होता है जिसकी वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो पाता। सेम इसके अपोजिट एक होते हैं हमारे बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सेम वही, जो भी बैंक चार्जेस वो काटेंगे तो मुझे तो बाद में तभी पता चलेगा जब मैं पासबुक में उन एंट्रीज को देखूंगा। अच्छा, एक चीज तुमने अगर नोटिस की होगी, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड और यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट चार्ज्ड। यहाँ पे हमें पैसे मिलते हैं जब हमें इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं, वो मतलब हमारे सेविंग अकाउंट में वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट चार्ज्ड वर्ड वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड यूज किया गया है ओवरड्राफ्ट बैलेंस के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है, मान लो अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में पैसा लगा रखा है, तो उनके पास मेरा अकाउंट नंबर होता है। तो जो भी वो इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर्स में पैसा लगा रखा है तो मुझे इंटरेस्ट मिलता है वापस। और अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो वो मुझे देते हैं डिविडेंड। तो वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं। तो ये बातें तो बैंक वालों को पता होगी, पहले तो पासबुक में तो रिकॉर्ड हो जाती हैं, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड होने से रह जाती है। इसलिए इन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। डायरेक्ट पेमेंट्स बाय द बैंक। मान लो मैंने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि जो भी मेरा एलआईसी का प्रीमियम होगा या जो भी मेरी ईएमआई होगी वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पे कर देना। तो ये बातें तो सारी बैंक वालों को पता है, कैश बुक में इसकी ट्रांजैक्शंस नहीं होती। वो जब बाद में मैच करते हैं तब हम एग्जैक्ट बैलेंस तक पहुंच पाते हैं। डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक बाय कस्टमर। मान लो मैंने किसी को सामान बेचा है तो वो होगा मेरा डेटर। अब उसने मुझे पैसे देने हैं, वो मुझे कैश में ना देके वो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में जाके डिपॉजिट करा देता है। तो ये बात तो बैंक वालों को पता है, तो उन्होंने तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली। लेकिन कैश वालों को नहीं पता, तो इसकी वजह से भी दोनों में डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब जैसा कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा कि हम बिल्स रिसीवेबल को बैंक वालों से डिस्काउंट करा लेते हैं। लेकिन जब मैं मतलब जब बैंक वालों को बिल्स रिसीवेबल के बदले पैसे नहीं मिलते तो वो डायरेक्टली सारी अमाउंट हमारे बैंक से काट लेते हैं। तो ये बातें भी किसको पता है? बैंक वालों को। तो उन्होंने तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसकी वजह से भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। लास्ट है हमारी बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। मान लो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज है वो मैंने अपने बैंक वालों को बस कलेक्ट करने के लिए दे रखा है। जैसे एक आपने बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज़ पढ़ा होगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। उसमें मैं बैंक वालों को कलेक्ट करने के लिए बिल दे देता हूँ। तो बैंक वाले कलेक्ट कर लेते हैं और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। लेकिन कैश बुक वालों को तो ये बात नहीं पता होती। तो इसलिए भी कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं, वो है हमारा एरर। तो सबसे पहला है एरर ऑफ ओमिशन। इसका मतलब होता है कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गया। मान लो मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करा है, तो कैश बुक में तो मैंने एंट्री डाल दी, लेकिन पासबुक वाले एंट्री डालना ही भूल गए। तो क्या कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो एक ये भी रीज़न होता है, और ज़रूरी नहीं पासबुक वाले ही भूले। कई बार मैं तो कैश जमा करा के आ जाता हूँ लेकिन वही रिकॉर्ड करना भूल गया, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद आता है एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, कमीशन का जो एरर होता है वो अमाउंट का एरर होता है। मान लो मैंने बैंक में डिपॉजिट करा है 1,000 रुपये, लेकिन उन्होंने गलती से दिखा दिए 10,000 डिपॉजिट। तो इसकी वजह से भी कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होते। तो ये तीन थे हमारे रीजन जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस मैच नहीं होते। तो इस वीडियो को हम इतना ही छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बीआरएस बनाई कैसे जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।